नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान और यह है बीएससी तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आपको जो है पूरा रट कर चल जाना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% जो है प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको अदर कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों को आप तैयार करके जाइए। 90% जो है प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। आप जो है इनका मैं यहाँ पर सिर्फ जो है क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन क्वेश्चनों के आंसर आप कहीं से भी जो है चुनकर आप उसे याद कर लीजिएगा। ओके, और यह मैं बता रहा हूँ परीक्षा सार से। ठीक है, और ये फ्रेंड ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके जो है हम वीडियो नहीं बनाते, सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। और फर्स्ट पेपर फ्रेंड हमने जो है पहले ही अपलोड कर दिया हमारे चैनल पर। और थर्ड यानी कि तृतीय पेपर जो है जल्द ही अपलोड होने वाला है। ओके, अगर आप जो है 1-2 दिन के बाद देख रहे हैं तो शायद अपलोड हो चुकी होगी वीडियो। ठीक है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। इससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी जो है हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है दीर्घ एवं लघुत्तरीय प्रश्न। और अदर सब्जेक्ट के फ्रेंड हम जो है यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अपलोड है और कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमें जो है अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर लाना है, यानी कि किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना है। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप बिना स्किप किए वीडियो पर बने रहें। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम दीर्घ एवं लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक धारणा से क्या समझते हो। इसे जो है कंटेक्स्ट याद कर लेना है। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है क्या तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पियरस नियम से आप क्या समझते हैं, इस नियम की उपयोगिता लिखिए। क्वेश्चन फ्रेंड घुमा फिरा के भी दे सकता है, आपको जो है क्वेश्चनों को जो है अलग अलग टाइप से पढ़कर देख लेना। ठीक है, नहीं तो अगर आपको जो है अलग टाइप से आएगा तो आप इसे जो है हल नहीं कर पाएंगे। यानी कि पियरस नियम जो है आपका कहीं पर भी लिख कर आएगा, यानी क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी दिया रहेगा तो आपको आंसर वही लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट वाले की। तो यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड 6वें नंबर का। ठीक है, यहाँ 6वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि कठोरता तथा मृदुता का सैद्धांतिक आधार क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओके, हम जो बता रहे हैं इन्हीं को जो है आप याद कर लीजिएगा। ओके, आप इसका आंसर कहीं से भी ढूंढकर याद अच्छे तरीके से कर लेना। इसके बाद आता है 7वें नंबर का इम्पोर्टेंट है, विद्युत ऋणात्मकता तथा कठोरता मृदुता में संबंध समझाइए। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता तथा कठोरता मृदुता में जो है आपको संबंध बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9वें नंबर पर आ जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, चूँकि बहुत बड़ा है। ठीक है, कि यहाँ पर कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत के आधार पर समझाना है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, कापर अयस्कों में सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम एवं कैल्शियम अयस्कों में कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तीसरा यहाँ पर Bl2 और HgF2 परस्पर अभिक्रिया करके BeF2 तथा HgI2 बनाते हैं। ओके, आप यहाँ पर जो है पॉइंट वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट करके भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रख सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार 9वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर जो है लिया गया है। ठीक है, यहाँ 10वां प्रश्न आ जाता है, कठोर एवं मृदुता का डेंग्रोवेलेंट सिद्धांत क्या है, आपको समझाना है। ओके, सिद्धांत जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सिद्धांत से पूछे जाते हैं, तो आपको जो है कठोर एवं मृदुता का डेंग्रोवेलेंट सिद्धांत को आपको जो है याद कर लेना है। ओके, और यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आती है। तो यहाँ पर 13 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लुईस अम्ल क्षार क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण, उदाहरण सही तथा उपयोगिता एवं कमियां आपको जो है बताना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो आपको जो है घूमना फिरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनों पे जो है कोई परेशानी नहीं जाना चाहिए। आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आंसर आपको जो है वैसे ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर का, त्रिफास्फाजीन्स की संरचना स्पष्ट कीजिए। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वालिटी समझ में ना आए तो ऊपर से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेटिंग से। और त्रिफास्फाजीन्स की संरचना स्पष्ट करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसके बाद आ जाता है
सीधा 21 नंबर पे। ओके, 21 नंबर पे यहाँ पर जो है आपको प्रश्न उत्तर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही बताया। तो यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, अकार्बनिक रबर पर जो है टिप्पणी लिखना है। ओके, अकार्बनिक रबर पर टिप्पणी लिखना है। बाकी कुछ आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं उसके बाद भले ही आप अदर पढ़िएगा। ओके, नहीं तो आप इन्हें ही अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाइएगा। तो यहाँ पर 21 नंबर का अकार्बनिक रबर पर टिप्पणी लिखिए, यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर। और अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है कि सिलिकॉन के गुण एवं अनुप्रयोग पर जो है टिप्पणी लिखना है। यानी कि सिलिकॉन के गुण अनुप्रयोग पर आपको टिप्पणी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर लगातार 25 नंबर का प्रश्न एक और आता है, गुणों के आधार पर सिलिकॉन्स को वर्गीकृत कीजिए। यानी कि सिलिकॉन के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़कर चले जाना है। और यहाँ पर फिर से 26 नंबर का इम्पोर्टेंट है, फास्फोनाइट्रिक क्लोराइडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्गीकरण कीजिए। ओके, क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड कि यहाँ पर जो है इकाई 1 से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे और याद भी करना है और सभी इम्पोर्टेंट भी हैं। और यहाँ पर आ जाता है 29 नंबर का, यानी कि इकाई 1 का जो है लास्ट प्रश्न आ जाता है, ट्राइफॉस्फेजीन्स में बंधन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ओके, तो ट्राइफॉस्फेजीन्स में बंधन की प्रकृति की व्याख्या करना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इकाई 1 के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, अब अगली बात कर लेते हैं इकाई 2 की। इससे पहले फ्रेंड आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और अगला किस सब्जेक्ट पर वीडियो लाया जाए, ठीक है। यहाँ पर इकाई 2 की बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इकाई 2 पर आ जाता है क्या, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट प्रश्न आ जाता है क्या, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पर लगातार दूसरा प्रश्न, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, यह संयोजकता बंध सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद लगातार यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुल तथा चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन या विस्फोटन को आपको जो है समझाना है। ओके, इसके बाद सीधा डायरेक्ट नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ओके, यानी कि अष्टफलकीय संकुलों में डी इलेक्ट्रॉनों का विवरण आपको जो है समझाना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओके, और यहाँ पर अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न आता है हमारा क्या, कि 10वें नंबर का। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टल क्षेत्र मापकों को प्रभावित करने वाले कारकों का जो है वर्णन करना है। क्रिस्टल क्षेत्र मापकों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा 15 नंबर का, कि किलेट संकुलों 15 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, किलेट संकुलों का ऊष्मागतिकी स्थायित्व सामान्य संकुल से अधिक होता है, स्पष्ट करना है। यानी कि किलेट संकुलों का ऊष्मागतिकी स्थायित्व सामान्य संकुलों से जो है अधिक होता है, स्पष्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, चूँकि फ्रेंड यहाँ पर जो है काफ़ी प्रश्न वगैरह दिए हैं, लेकिन जो है हमने इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चनों को लिया है, ठीक है। यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वर्गाकार समतली संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। ओके, और यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है 25 नंबर का, यानी कि इकाई 2 का सबसे लास्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बलगतिकी तथा ऊष्मागतिकी स्थायित्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, अंतर जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको बलगतिकी तथा ऊष्मागतिकी स्थायित्व में जो है अंतर आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। यहाँ पर इकाई तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है इकाई तीसरा हमारा। इकाई तीसरे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चुंबकीय व्यवहार से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं, आपको चुंबकीय व्यवहार के बारे में सब पढ़कर चले जाना है, और व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं आपको ये इस पर जो है बताना है, ठीक है। और अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 नंबर का, अनुचुंबकत्व तथा चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। ओके, अनुचुंबकत्व एवं अनुचुंबकीय व्यवहार की जो है व्याख्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाला सीधा 9वें नंबर का, यानी कि 9 नंबर का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं कि चुंबकीय सुग्राहिता की परिभाषा जो है देना है। ओके फ्रेंड, पहले चैप्टर यानी कि पहले इकाई में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, आपको जो है इधर आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा प्रश्न थे। ठीक है, यहाँ पर 90 नंबर का चुंबकीय सुग्राहिता की परिभाषा दीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या 10वें नंबर का चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय सुग्राहिता किस प्रकार संबंधित हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 11वें नंबर का चुंबकीय सुग्राहिता मापन की गास विधि का वर्णन करना है। यानी कि गास विधि का आपको जो है अच्छी तरीके से वर्णन पढ़कर चले जाना है। इसका जो है अलग टाइप के प्रश्न वगैरह भी बन जाते हैं, गास विधि का वर्णन कीजिए, इस प्रकार जो है क्वेश्चन वगैरह आपको घुमाकर दे सकता है। ओके, और यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। ओके, इस चैप्टर का कि L-S युग्मन क्या है। LS युग्मन योजना के आधार पर मुक्त परमाणु या आयनों का मूल अवस्था पद का जो है निर्धारण कीजिए। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला IMP प्रश्न 15 नंबर यानी कि 15 नंबर का है कि LS युग्मन क्या है। LS युग्मन योजना के आधार पर मुक्त परमाणु या आयनों के मूल अवस्था पद का निर्धारण कीजिए, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा आ जाता है क्या 20 नंबर का। ओके, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें जो है अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। अगर आप जो है ये सभी प्रश्न याद हैं तभी जो है दूसरे क्वेश्चनों को याद कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न थर्ड यानी कि 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों की उपयोगिता का वर्णन करना है। ठीक है, और इस प्रकार फ्रेंड ये थे तीसरे इकाई के इम्पोर्टेंट प्रश्न, चूँकि कम ही क्वेश्चन दिए हैं तीसरे इकाई पे। ठीक है, यहाँ पर चौथी इकाई की बात करें तो चौथी इकाई में भी जो है कम ही क्वेश्चनों को लिया गया है। ठीक है, चूँकि फर्स्ट और लास्ट इकाई के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम जो है बताने वाले हैं। चौथी इकाई की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दूसरे नंबर का, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाना है आपको। यानी कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण आपको जो है अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाना है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न संक्रमण धातुओं के संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का जो है वर्गीकरण करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो है अलग अलग प्रकार से भी दे सकता है, मैं आपको बार बार जो है बता रहा हूँ। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 5वें नंबर का फिर कि वर्ण नियम क्या है। वर्ण नियम क्या है, DD संक्रमण के लिए वर्ण नियम क्या होते हैं, आपको जो है इसके बारे में समझाना है और डिटेल से पढ़कर चले जाना है। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो है इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करके चले जाना है। आप इन्हें जो है याद कर लिया पहले से तो आप अदर क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं तो इन्हें ही अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 6वें नंबर का कि लापोर्ट वर्ण नियम को जो है आपको समझाना है। ओके, और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 13 नंबर का। ओके, चूँकि ये शायद दूसरे पेज पर है। यहाँ 13 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सबसे ऊपर में दिया है कि आर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र से क्या समझते हैं। आर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र से क्या समझते हो, सविस्तार वर्णन करना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है संकुलों में स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था एवं मूल अवस्था समझाना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के यहाँ पर जो है ये प्रश्न हो जाते हैं 13 नंबर का। ठीक है, ये बस फ्रेंड इकाई यानी कि 4 से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन जो है हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से जो है बहुत ही कम 5-6 क्वेश्चनों को लिया है, सिर्फ हो गया। इसके बाद नीचे की ओर आ जाते हैं इकाई 5 पर। ठीक है, चूँकि इकाई 5 के देख लेते हैं, यहाँ से जो है काफ़ी प्रश्न वगैरह बने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी तक की प्लीज़ लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उनको। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, इसलिए जो है बार बार बोलना पड़ता है वीडियो पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो यहाँ पर 5 इकाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है कि जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक तत्वों का वर्ग यानी कि वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए।
और इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्न तीसरा, लगातार नीचे की ओर। जैविक प्रक्रियाओं में सूक्ष्म तत्व से आप क्या समझते हैं, इनके कार्य लिखे। चूँकि पहले भी ये जो है प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 10वीं 12वीं में। तो ये यही क्वेश्चन जो है थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक प्रक्रियाओं में सूक्ष्म तत्व से आप क्या समझते हैं, और इनके कार्य भी आपको जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 5वें नंबर का, आवश्यक तत्वों के जैविक कार्यों का वर्णन करना है। यानी कार्य सहित आपको जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यहाँ पर 5वें नंबर का, आवश्यक तत्वों के जैविक कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड बोल बोल के जो है आवाज़ साउंड वगैरह जो है बैठ गई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा आवाज़ को। और यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट वाला 7वें नंबर का, कि धातु पोरफायरिन्स किसे कहते हैं। आपको जो है इससे अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाना है, धातु पोरफायरिन्स किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लगातार 8वें नंबर का, हीमोग्लोबिन की संरचना का वर्णन। यानी हीमोग्लोबिन को आपको जो है चित्र सहित पूरा वर्णन करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़कर चले जाना है डिटेल से। और इसके बाद 9वें नंबर का लगातार प्रश्न, हीमोग्लोबिन की जैविक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा पॉइंट है डाइऑक्सीजन बंध व उत्तकों में इसके रूपांतरण के बारे में लिखना है, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद सीधा नीचे की ओर चल जाते हैं। यहाँ पर 13वें नंबर पर एक प्रश्न रहता है हमारा क्या, कि मायोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। जो बता रहे हैं फ्रेंड उन्हें जो है कंटेक्स्ट करके चले ही जाइएगा, क्योंकि जो है हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और मायोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न भी जो है इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर इसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न फिर से, जो कि दूसरे पेज पे है। यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है कि कैल्शियम आयन के जैविक योगदान को जो है स्पष्ट करना है। कैल्शियम आयन के जैविक योगदान को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद 22 नंबर का आ जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकरण क्यों आवश्यक है। आपको डिटेल से पढ़कर चल जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21 और 22, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, कौन से नंबर का प्रश्न, 23 नंबर का प्रश्न। लगातार प्रश्न 21, 22, 23 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर का, नाइट्रोजिनेज एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है क्या, 27 नंबर का, कि आवश्यक तत्वों से आप क्या समझते हैं। जैविक प्रक्रियाओं में Ca++ की उपयोगिता को आपको जो है समझाना है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है क्या, 33 नंबर का, कि सोडियम तथा पोटेशियम के जैविक योगदान का जो है वर्णन करना है। जैविक योगदान का वर्णन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे लास्ट प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, कि सोडियम पंप क्या है, ठीक है। सोडियम पंप क्या है, जैविक क्रियाओं में इसके योगदान को स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह तो फ्रेंड यानी कि BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री सेकंड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर लाया जाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।